हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में एसएससी सीजीएल 2021 के सारे क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस के मैं आपको सोल्व कराऊंगा। कोई भी प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट्स में आपको हाइट एंड डिस्टेंस बता दूंगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये हमारा, और पिछले साल हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है, क्योंकि घंटे के अंदर ये कंप्लीट सेशन करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का पेड क्लास में, और उसके बाद कोई सवाल ऐसा बनता नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा जाए मुश्किल से मुश्किल जो आप ना कर पाए। ठीक है, आज के सेशन में जो टीयर 1 में क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो जो इंपॉर्टेंट की आप कंसेप्ट की जो आपको जरूरत है वो पहले सिखाऊंगा। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे सारे के सारे क्वेश्चंस को हम कुछ ही सेकंड्स में कर रहे होंगे सोल्व। ठीक है, तो एक प्लेलिस्ट है जिसमें एसएससी सीजीएल 2021 के सारे चैप्टर वाइज सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ, जिसमें लगभग 10 वीडियोज आ चुकी हैं। ठीक है, बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स की भी वीडियो जल्द ही आ जाएगी इस मंथ के एंड तक, और ये सीरीज हमारी कंप्लीट होगी। साथ ही साथ एक डिफिकल्ट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसमें 4 वीडियोज आई हुई हैं, और इसके बाद एक मैं क्रैश कोर्स भी प्लान कर रहा हूँ यूट्यूब पे, जिसमें आपको सभी चैप्टर्स के एक बार क्रैश कोर्स एग्जाम से पहले करवा लूँ, जिससे कि टीयर 1 में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कंप्लीट मैथ्स के कोर्स के लिए आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अदर प्लेलिस्ट हैं जो देख सकते हैं आप चैनल पे, एंड अदर सब्जेक्ट्स के कोर्सेज भी आरबी एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं डेट यू कैन गो थ्रू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हाइट एंड डिस्टेंस थिंग। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस बेसिकली है क्या? ठीक है, मान लो आप क्या हो, एक ऑब्जर्वर हो, आप यहाँ पे खड़े हुए हो। ठीक है, थोड़ा 300-400 साल हम पीछे चले जाते हैं कि आप यहाँ पे खड़े हुए हो। ये कुतुब मीनार किसी ने बना दिया। ठीक है, आपको जानना है कि इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, कैसे जानेंगे? एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ से कुछ एक चीज नीचे डालूं जिसकी लेंथ मुझे पता हो, उससे मैं इसकी हाइट निकाल पाऊँ। दूसरा तरीका क्या कुछ ऐसा भी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं दूरी निकाल पाऊँ तो मैं बता पाऊँ इसकी हाइट कितनी होगी बिल्डिंग की। ठीक, जैसे आजकल आप बिजली के मीटर लगवाते होंगे अपने घर में, तो उनके पास एक डिवाइस होता है, वो जमीन पे रख के ही वो डिवाइस को यूज करते हैं। लेजर लाइट उससे निकलती है, या जो भी प्रोसेस होता है उससे आप नीचे खड़े खड़े किसी भी बिल्डिंग की हाइट नाप सकते हैं। ऐसे ही अगर मुझे हाइट नापनी हो इस कुतुब मीनार की, और मैं यहाँ पे कहीं खड़ा हुआ हूँ, तो मैं कैसे नापूंगा वो हाइट? उसके लिए आप सीधा सीधा देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पोजीशन से मैं नीचे का डिस्टेंस तो बड़े इजीली नाप सकता हूँ। तो मान लो नीचे का डिस्टेंस मेरे पास ये डी निकल के आया, ये है मेरा डिस्टेंस। यहाँ से मैं एंगल अगर ऑब्जर्व कर पाऊँ टॉप का कुतुब मीनार का, ये वाला मैंने एंगल अगर फाइंड आउट कर लिया तो मेरा काम हो जाएगा। डिस्टेंस मिल गया ये मुझे, यहाँ से ये एंगल मिल गया, तो मुझे इसकी हाइट पूरी की पूरी पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी? आप कहेंगे सर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है टेन थीटा, टेंजेंट, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, ये क्या होता है? ये होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, सपोज करो ये थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई। तो आप उस केस में कहेंगे सर टेन 30 डिग्री ये किसके बराबर? परपेंडिकुलर, डेट इज द हाइट ऑफ दिस कुतुब मीनार और अ बिल्डिंग, एंड बेस, बेस इज डी, जो डिस्टेंस मुझे पता है, जो मैं नाप सकता हूं, तो ये डी 1030 हो जाएगा। और 1030 डिग्री की वैल्यू तो फिक्स होती है, ये क्या होती है 1/√3। तो ये वाली वैल्यू यूज करके मैं यहाँ पे जमीन पे खड़े खड़े भी इस बिल्डिंग की हाइट नाप सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन होती है हमारी, की चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग दी हाइट। हम नीचे का पैरामीटर और एंगल निकाल लें तो हमें हाइट मिल जाएगी। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, कि आपको कुछ पैरामीटर्स दिए होंगे और बाकी जो पैरामीटर पूछा हम वो डायरेक्टली निकाल पाए। क्या इसकी बेसिक एप्लीकेशन आपको क्लियर हो गई? ठीक, मान लो आपको ये नापना है, आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये समुद्र है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्लिफ है या फिर एक बिल्डिंग है, कुछ भी है, यहाँ पे आप खड़े हुए हो। यहाँ से एक सीप गुजर रहा है। ठीक है, पानी के अंदर इस साइड आपकी तरफ आ रहा है। अगर आपको ये जानना है कि ये यहाँ से कितनी दूरी पे है, तो आप कैसे नापेंगे? आपको पता है जिस बिल्डिंग पे आप खड़े हैं आपको उसकी हाइट पहले से पता होगी। ठीक है, आप यहाँ से क्या करेंगे, एंगल ऑब्जर्व कर पाए कि इस शिप का एक पर्टिकुलर टाइम पे एंगल क्या है, तो आपको ये एंगल पता है, ये हाइट पता है, आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करके ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शिप कितनी दूरी पे है, क्या कहते हैं, जमीन से, उसका आइडिया आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, एसएससी में एग्जाम्पल्स उसके बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। एसएससी में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही बनते हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है जो आपको पहले से पता होना चाहिए, कि साइन 0 डिग्री 30 60 45 90 पे क्या क्या होता है, ऐसी कोस टेन सेक कोसेक कोट। ठीक है, बाकी कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ पे और लिखी हुई हैं, ये जनरली आपको अभी इतना ज्यादा काम नहीं पड़ेगा, बट साइन 15 की वैल्यू याद कर लेना आप, 1015 की, 1075 की, एंड ऐसे ही साइन 15 हो गया तो कोस 75 अपने आप याद हो जाएगा, ऐसे ही साइन 75 कोस 15। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज याद कर लोगे, एग्जाम में क्वेश्चन बना तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं भी याद है तो रेयर ही क्वेश्चंस बनते हैं।
ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं, आप देखेंगे जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा एक चीज कॉमन होगी, डेट इज राइट एंगल ट्राइंगल। जब भी तो हम थीटा लगा के साइन थीटा टेन थीटा वो सब निकाल रहे थे। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ये मेरे पास क्या होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बनेंगे। तो ये ट्रिपलेट्स आपको पता होना चाहिए। जो लास्ट वाला है ये हमेशा हमारा क्या होगा, स्टेबल में हाइपोटेनियस। ये बेस या फिर परपेंडिकुलर हो सकता है, ये परपेंडिकुलर या फिर बेस हो सकता है। ठीक है, ये बेयर मिनिमम चीजें होती हैं जो हमें पता होनी ही चाहिए। आप देखो प्रोजेक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको थोड़ा सा सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा, आपका हाइट एंड डिस्टेंस में भी। सपोज करो मेरे पास क्या है, ये वाला एंगल है थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल है 90 डिग्री। आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। एंड कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है मेरे पास हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या ये सारी की सारी चीजें क्लियर हैं? अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूं, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है बेस, ये मेरे पास है परपेंडिकुलर और ये मेरे पास है हाइपोटेनियस। ठीक, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, आधार लंब कर्ण। ठीक है, हिंदी में इस तरह की से बोलते हैं। अगर मैं देखूं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे प्रोजेक्शन चाहिए। परपेंडिकुलर को अगर हाइपोटेनियस की फॉर्म में लिखना है तो परपेंडिकुलर क्या होता है मेरे पास, ये होता है हाइपोटेनियस साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बेस को कोस की फॉर्म में लिखना चाहूं या फिर परपेंडिकुलर को ही किसी और फॉर्म में लिखना चाहें टेन की फॉर्म में, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या होगा, बी टेन थीटा होगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे निकालता हूं बेस का, बेस का रिलेशन किस किस के साथ होता है, आपका सेक के साथ होता है, कोट के साथ होता है, कोसेक के साथ होता है। ठीक है, बेस जहां पे न्यूमरेटर में आता है वो कौन कौन सी चीज है, कोस में बेस न्यूमरेटर में आएगा आपका और कोट में बेस न्यूमरेटर में आएगा। तो बेस का रिलेशनशिप कोट और कोस के साथ होगा। और यहाँ पे अगर बेस की बात करूं, ये हाइपोटेनियस कॉस थीटा और मेरे पास परपेंडिकुलर कोट थीटा के बराबर होगा। इसी तरह अगर मैं हाइपोटेनियस की बात करूं, हाइपोटेनियस न्यूमरेटर किस किस में आता है, सेक थीटा में, कोसेक थीटा में। ठीक है, तो हाइपोटेनियस की रिलेशनशिप बनेगी मेरे पास पी कोसेक थीटा या फिर पी सेक थीटा। दिस इज द प्रोजेक्शन दैट वी यूज समटाइम्स इन क्वेश्चंस। ठीक है, डायरेक्टली करने के लिए जब वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेस्ड क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं इसमें। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, मान लो आप यूजर हो, आप यहां से देख रहे हो इस पर्टिकुलर पॉइंट से। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग मेरी कुछ ऐसे खड़ी है। ठीक है, अगर मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, अनियन कोण बताना है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो मैं लाइन खींचूंगा इसके टॉप तक की, तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा विद द हॉरिजॉन्टल, जो ये जमीन है मेरी हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और अनियन कोण। ठीक है, आप इसे आई से भी डिनोट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ता हूं। ऐसे ही हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, एक होता है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। मान लो आप क्या हो, एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हो। ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये जमीन है। ठीक है, बिल्डिंग को थोड़ा बड़ा करना चाहूं तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि मेरे पास क्या है, ये बिल्डिंग है। जमीन पे मैं एक रैंडम कोई पॉइंट ये ले लेता हूं, ये। ठीक है, और अगर आप इसे जमीन के पॉइंट को देखना चाहो तो यहां से आप ऐसे देखोगे नीचे, तो यहां पे मेरे पास क्या बनेगा, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा विद द हॉरिजॉन्टल। जिस लेवल पे आप हो उससे जो लाइन जा रही है सीधी पैरेलल टू जमीन, ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। और इससे जो एंगल बनेगा इसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, आप देखेंगे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। तो जो मेरा इस पर्टिकुलर पॉइंट से जमीन पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा है, क्या वो बराबर हो गया अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस बिल्डिंग का टॉप देखता? क्लियर है या नहीं है ये वाली चीज? तो मैं कह सकता हूं अगर इस पॉइंट से मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को देखूं और इस पर्टिकुलर पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन को देखूं, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कभी कभी जब एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें बिल्डिंग के टॉप से दे रखा होता है तो जमीनी स्तर से मैं उसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान के क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही बनाऊंगा हर बार। एंगल ऑफ डिप्रेशन हम बहुत ही रेयरली बनाते हैं। क्या ये चीज समझ आ गई?
ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे मैं एक स्लाइड और ऐड करूं, अगर मैंने कहा मेरे पास दो जमीन है, एक इसके ऊपर मेरे पास एक बिल्डिंग कुछ ऐसी है और एक और बिल्डिंग है मेरे पास कुछ ऐसी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप से यहाँ पे देखता हूँ, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे देखता हूँ, तो मेरे पास जो इसके टॉप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा है, अगर मैं यहाँ से क्रिएट करूँ तो ये वाला एंगल मेरे पास क्या होगा, मान लो ये वाला एंगल थीटा है। और ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखूंगा, ये वाला एंगल मेरे पास क्या है, अल्फा। तो ये कैसे क्रिएट होगा, इन केस ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की फॉर्म में अगर मैं बनाना चाहूँ, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। आप कहेंगे सर ये वाला एंगल थीटा, ये वाली लाइन मेरी इस वाली लाइन के भी पैरेलल होगी, ये थीटा तो ये थीटा, और ये पूरा एंगल अल्फा तो ये वाला पूरा एंगल अल्फा। क्लियर है, छोटे छोटे से डायग्राम है। चलूँ आगे, तो डायरेक्टली हम यही बनाएंगे, ये वाला एंगल लिखेंगे, हम कभी भी ये डिप्रेशन वाला एंगल नहीं बनाते हैं, ठीक है, उससे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अब मैं गेम ऑफ विजुअलाइजेशन आपको सिखा रहा हूं, अगर ये चीज आप सीख गए तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ओरली कर रहे होंगे आप सारे के सारे। ठीक, थोड़ा सा मैं फास्ट ही चल रहा हूँ, ठीक है, बहुत अटक नहीं रहा मैं किसी भी कॉन्सेप्ट में, मैं जल्दी जल्दी तेजी से खींच रहा हूँ कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आता रहे। मान लो आप यहाँ पे हो, ठीक है, बिल्कुल सेम एक ही लाइन में मैंने ये सारे के सारे पॉइंट्स रखे हैं। ठीक, आपको यहाँ से क्या करना है, आप एक डी डिस्टेंस की दूरी पे हो एक पर्टिकुलर पॉइंट से, यहाँ पे भी डी की दूरी है, यहाँ पे भी डी की दूरी है, और यहाँ पे भी डी की दूरी है, मेरे ध्यान से समझ, ठीक है। अगर मैं एंगल 30 डिग्री का बनाऊं, ठीक है, यहां से आप 30 डिग्री पे देखना स्टार्ट करते हो तो 30 डिग्री कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये मैंने बनाया 30 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री बनाता तो 30 से थोड़ा सा ऊपर होता, 45 डिग्री मेरा कहाँ जाता, आप कहते सर ये 30 डिग्री है, 15 डिग्री और जोड़ेंगे तो ये 45 डिग्री होगा। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री बनाता हूँ तो 60 डिग्री मेरे पास क्या होगा, आप कहेंगे सर थोड़ा सा और ऊपर, ये मेरे पास 60 डिग्री होगा। क्या ये चीज समझ, ये 30 डिग्री था, ये 45 डिग्री था, और ये मेरे पास 60। अगर मेरे पास इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट की बात करूं, ये दूरी मेरे पास क्या है, सेम ही है, ये दूरी मेरे पास डी कांस्टेंट है, तो मैं अगर 30 डिग्री पे बना रहा हूं तो जो ये वाली हाइट होगी h1, अगर मैं 45 डिग्री पे बना रहा हूं तो मेरे पास जो हाइट निकल के आएगी ये h2 निकल के आएगी, और अगर मैं 60 डिग्री पे बना रहा हूं तो जो ये हाइट निकल के आएगी, क्या ये मेरे पास h3 निकल के आएगी। आप कहेंगे सर से मेरे पास जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाता रहूंगा, सेम बेस अगर मैं ले रहा हूं, सेम जमीनी दूरी ले रहा हूं, तो बिल्डिंग की हाइट क्या हो जाएगी, 30 डिग्री के केस में कम होगी, 45 डिग्री के केस में ज्यादा होगी, और 60 डिग्री के केस में सबसे ज्यादा होगी। क्या ये छोटी सी चीज सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे मेरे पास निकल के आया h3 ग्रेटर देन h2 ग्रेटर देन h1 इफ d कांस्टेंट है, और एंगल मेरे पास क्या है, h3 में मैंने कहा 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये मेरे पास 30 डिग्री है। क्या ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और समझाता हुआ चलता हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैंने क्या करा, एंगल बनाया यहाँ पे 30 डिग्री का, चलो ये 45 डिग्री बन गया, एक यहाँ पे बनाता हूँ, या इसे मिटा देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, नया पेज लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मेरे पास एक ये लाइन जा रही, बिल्कुल मैंने एक सेम पोजीशन से मैं नाप रहा हूँ, और ये वाली दूरी भी मेरे पास क्या होगी, सेम ऐसे कुछ। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ये सारे के सारे डिस्टेंस को डी मान ले रहा हूँ, ये भी डी है, ये भी डी है, और ये भी, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा, 30 डिग्री पे मैं बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास 5 ही एंगल्स होते हैं, कौन कौन से, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, इन्हीं पे सारे के सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके हाइट एंड डिस्टेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। 0 डिग्री पे सवाल नहीं बनेगा, 90 डिग्री पे नहीं बनेगा, तो हमारे पास 30, 45 एंड 60 ये एंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार 15 डिग्री और 75 पे भी बनता है, जो मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ, ठीक। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, और एक बार यहाँ से, ठीक है, मैंने बीच के डिस्टेंस को सेम रखा है। यहाँ पे अगर 30 डिग्री का एंगल बनाया तो कुछ ऐसा जाएगा, अगर 45 का बनाया तो कुछ ऐसे जाएगा,
45 का थोड़ा और ऊपर जाएगा वैसे। चलो 45 का मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ, और मैं 60 डिग्री का बनाऊंगा तो कुछ ऐसे जाएगा। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे बिल्डिंग भी बना दूँ साथ के साथ, हाँ ये, तो मेरे पास यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट ये होगी 30 डिग्री के केस में, 45 डिग्री के केस में कुछ ऐसी होगी, और 60 डिग्री के केस में कुछ ऐसी होगी। क्या ये चीज़ें कुछ समझ आ रही हैं आपको? कुछ ऐसे दिख रही होंगी आपको। तो आपने कहा कि अगर बेस डिस्टेंस सेम है तो मेरे पास हाइट डिफरेंट होगी इन केस ऑफ 30 डिग्री, इन केस ऑफ 45 डिग्री, एंड इन केस ऑफ 60 डिग्री। आई होप आई एम क्लियर हेयर। उसके बाद आप बताओ मुझे 30 डिग्री के केस में क्या होता है। अगर मैं ये 30 डिग्री लेता हूँ, tan 30 होता है मेरे पास 1/√3। 1/√3 का मतलब ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है और ये बेस को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री एंगल है, ये वाली साइड मेरे पास 1 रेशियो होगी, तो ये वाली साइड मेरे पास क्या होगी? √3 रेशियो होगी। और अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनियस निकालूं तो क्या ये मेरे पास 2 रेशियो होगी? क्या ये चीज क्लियर है सबको? मैंने कहा अगर ये 1 रेशियो है 30 डिग्री केस में, ये √3 रेशियो है, तो ये मेरे पास क्या होगी? 2 रेशियो होगी। तो मैंने यहाँ से सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं। 30 डिग्री के केस में 1 रेशियो है, ये मेरे पास √3 रेशियो होगी, और मेरे पास रेशियो में अगर लिखूं तो मेरे पास ये 2 रेशियो होगी। 45 डिग्री के केस में क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री बनाऊं, tan 45 डिग्री होता है मेरे पास 1। tan 45 अगर 1 है तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएंगे मेरे? 1 1 हो जाएंगे। तो ये मेरे पास 1 होगा, ये मेरे पास 1 होगा, और हाइपोटेनियस अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये √2 आ जाएगा। तो मैंने कहा अगर मैं ये वाली दूरी को 1 लेता हूँ तो मेरे पास ये वाली दूरी भी 1 होगी, और ये वाली दूरी मेरे पास √2 होगी tan 45 डिग्री के केस में। एंड इफ आई मेक टेक एन एग्जांपल ऑफ 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री क्या होता है? ये होता है √3 रेशियो 1। तो परपेंडिकुलर अगर √3 रेशियो है तो बेस मेरा 1 रेशियो होगा, और हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो 2 रेशियो होगा। तो मैं कहूंगा ये वाली दूरी मेरे पास √3 रेशियो होगी, ये मेरे पास 1 रेशियो होगा, और ये मेरे पास 2 रेशियो होगा। क्या ये चीज हमें याद रह जाएगी? अब मैं ध्यान से यहाँ पे आपको एक चीज ऑब्जर्व करा रहा हूँ। 30 डिग्री के केस में बेस मेरा √3 है और हाइट मेरी 1 रेशियो है। तो 30 डिग्री के केस में मेरी जो क्या होगा? बेस बड़ा होगा किससे? हाइट से। ठीक है, तो बेस हाइट से कर लो या फिर परपेंडिकुलर से, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे परपेंडिकुलर विल रिप्रेजेंट हाइट, तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे हाइपोटेनियस और हाइट में। ठीक है, हाइट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन केस ऑफ 45 डिग्री बेस मेरा बराबर होगा किसके? परपेंडिकुलर के। एंड इन केस ऑफ 60 डिग्री तो मैं कहूंगा यहाँ पे मेरी हाइट ज्यादा होगी किससे? बेस से। ये बस ये 3 चीजें याद रखनी है। 45 डिग्री के केस में 1 रेशियो 1 और ये √2, 30 डिग्री के केस में 1 √3 और 2, यहाँ पे 1 √3 और 2। क्या रेशियो याद हो गए? ठीक है, हाइपोटेनियस 30 और 60 में 2 रेशियो रहेगी। ठीक है, 30 डिग्री के केस में क्योंकि मेरी हाइट कम होगी बेस ज्यादा होगा, तो अगर हाइट 1 रेशियो कम वाले को 1 रेशियो मान लेंगे। हाइट 1 रेशियो है तो बेस मेरा कितना हो जाएगा? √3 रेशियो। इन केस ऑफ 60 डिग्री मेरे पास क्या होगा? मेरे पास यहाँ पे बेस छोटा होगा, हाइट बड़ी होगी, तो बेस को 1 रेशियो मानेंगे और हाइट को √3 रेशियो मानेंगे, और ये मेरा पास पार्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चलूं क्या आगे में? तो ये रेशियो याद रह जाएंगे। ठीक है, हमेशा हम क्या करेंगे? शॉर्टेस्ट साइड को 1 रेशियो मान के सोल्व करेंगे। जैसे मैंने कहा 30 डिग्री, 30 डिग्री में सबसे छोटे वाली साइड क्या होती है? आप कहेंगे हाइट। तो हाइट को मैंने 1 रेशियो माना, बेस क्या हो जाएगा? √3 टाइम्स होता है, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? 2 रेशियो। अगर मेरे पास यहाँ पे 30 डिग्री की जगह हो गया 45 डिग्री, सबसे छोटी साइड 45 डिग्री में क्या होती है? आप कहेंगे सर बेस और हाइपोटेनियस बराबर हो, परपेंडिकुलर बराबर होते हैं, तो 1 रेशियो 1 रेशियो, और ये मेरे पास 2 रेशियो, √2 रेशियो। 60 डिग्री के केस में सबसे छोटी साइड कौन सी होती है मेरे पास? आप कहेंगे सर बेस होता है, तो बेस को 1 रेशियो मानेंगे, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? √3 रेशियो हो जाएगा, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 2 रेशियो। क्या ये रेशियोज अच्छे से याद हो गए? याद होने चाहिए, अभी मन मन में सारे क्वेश्चंस करेंगे, ये बस कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब मेरे पास छोटा सा सवाल है। देखो यहाँ पे 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ एंगल्स दे रखे हैं, हमें बाकी चीजें निकालनी है कि परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनियस क्या होगा, ये सब जो बची हुई 2 चीजें हैं वो। 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री में बेस क्या होता है? √3 रेशियो। खुद से सोल्व करने पहले आपको ये फिर देखना, बेस क्या होता है? √3 रेशियो। √3 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 √3 को। तो यहाँ पे 1 रेशियो किसके बराबर होगा? 1 रेशियो 5 को रिप्रेजेंट करेगा, और 2 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा? 10 को रिप्रेजेंट करेगा।
मैं लिखता हूं यहाँ पे √3 किसके बराबर था, 5√3 के। तो मैंने निकाला यहाँ पे 1:5 के बराबर और 2:10 के बराबर आ गया। ऐसे यहाँ पे 45 डिग्री है, तो ये 1 रेशियो है, ये भी 1 रेशियो होता है, ये 7 तो ये भी 7, और ये कितना √2 रेशियो, तो ये 7√2। थर्ड 60 डिग्री, बेस क्या होता है 1 रेशियो, परपेंडिकुलर क्या होता है √3 रेशियो, 1:5 के बराबर तो ये 5√3, और हाइपोटेन्यूस क्या होता है √2 रेशियो, 2 रेशियो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। ये स्पीड होनी चाहिए। 30 डिग्री के केस में ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस 2 रेशियो, ठीक है। बेस क्या होता है √3 रेशियो, ये क्या होता है 1 रेशियो, ठीक है। 2 रेशियो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रेशियो 5 को रिप्रेजेंट करेगा, √3 रेशियो 5 √3 को रिप्रेजेंट करेगा। 45 डिग्री है, हाइपोटेन्यूस क्या होता है √2 रेशियो, √2 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रेशियो किसके बराबर 6√2 के बराबर। बेस क्या होता है 1 रेशियो, परपेंडिकुलर क्या होता है 1 रेशियो। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री की बात करूं, हाइपोटेन्यूस क्या होता है 2 रेशियो, 1 रेशियो कितना 7, सबसे छोटी साइड कितनी होती है 1 रेशियो, सबसे छोटी साइड होती है बेस, ठीक है। और ये क्या होता है बेस का √3 टाइम्स। याद हो गया अच्छे से, प्रैक्टिस भी हो गई अच्छे से। अगर हो गया है तो अब हम क्वेश्चंस पे मूव करना स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए सारे के सारे सवाल जो भी आज मैं करवा रहा हूं आपको, ये एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 में जो पूछे गए थे वो हैं, और आप देखेंगे सारे सवाल आप कैसे फुर्ती से करोगे आप लोग। From a ship's masthead 180 meter high, the angle of depression of a boat is observed to be 60 degree. Find the distance of the boat from the ship. ठीक है, मेरे पास क्या दे रखा है, एक बड़ी सी शिप है, उसका कुछ मास्ट हेड रहा होगा। ठीक, अगर मेरे पास एक बड़ी सी शिप है, उसके मास्ट हेड से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक सेकेंड, बड़ी सी शिप के मास्ट हेड से हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहां से कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। एक बोट को जो आ रही है यहाँ पे चल के, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास कितना है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है हमें 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन से वाला होगा, यहां से अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाऊंगा तो ये मेरे पास 60 डिग्री दे रखा है। हमें बताना है कि ये शिप कितनी दूरी पे है, अगर इस मास्ट हेड की हाइट जमीन से दे रखी है 180 मीटर। कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन है तो इसलिए पूरा बना के दिखा रहा हूं मैं आप कहेंगे सर ये 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके बराबर होता है, अगर मैं इस बोर्ड से देखता तो इसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बराबर होता, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। मुझे ये वाली दूरी बतानी है, ये मुझे 180 मीटर दे रखा है, आप फटाफट से बताएं यहाँ पे, ठीक है। 60 डिग्री के केस में ये वाली साइड मेरी 1 रेशियो होती है और ये वाली साइड मेरी √3 रेशियो होती है। अगर √3 180 को रिप्रेजेंट करता है तो एक रेशियो √3 से डिवाइड करूंगा तो ये 60√3 आएगा या नहीं आएगा, 60√3 इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया क्वेश्चन। जिन लोगों को प्रैक्टिस है वो बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। बहुत ही ओरली करने वाला सवाल था ये, ठीक है, इसमें कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाना होता। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, हमारे पास जमीन पे एक पॉइंट है पी, ठीक है। अगर मैं एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन देखता हूं तो वो मुझे 30 डिग्री दे रखा है जमीन से, ठीक है। आगे कहता है जो टावर की हाइट है वो 10√3 मीटर है। हमें बताना है कि जो ये पी पॉइंट है इससे फुट ऑफ द टावर की दूरी कितनी है। आप कहेंगे सर हमारे पास सिंपल सा चीज है कि 30 डिग्री के केस में ये मेरा √3 रेशियो होता है और परपेंडिकुलर मेरा 1 रेशियो होता है, ठीक है। 1 रेशियो 10√3 के बराबर, तो √3 रेशियो 10√3 इंटू √3 डेट इज 30 के बराबर। यही मेरा इस सवाल का उत्तर आएगा। ये 110√3 है, सॉरी, तो ये 110 √3 में √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 330। दिस इज माई आंसर। अब एग्जाम में पढ़ते पढ़ते हम इस सवाल को कैसे करते हैं, आप कहते हैं सर टावर की हाइट कितनी है 110√3, एंगल अगर 30 डिग्री हो गया तो हाइट से बड़ा क्या होगा मेरा बेस होगा। 30 डिग्री के केस में बेस क्या होता है हाइट का √3 टाइम्स होता है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही कहता कि 110√3 है, इसमें √3 से मल्टीप्लाई करूंगा 330। ये मेरा इस सवाल का उत्तर है। मुझे कोई डायग्राम नहीं बनाना एग्जाम में इस इतने बेसिक क्वेश्चन के लिए। अगले सवाल पे चलता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या आता है, एक जमीन पे पॉइंट है पी जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन एक टॉवर के टॉप का है 30 डिग्री। जो डिस्टेंस है पी से फुट ऑफ द टावर का वो 510 मीटर दे रखा है। हमें बताना है 50% ऑफ द हाइट ऑफ द टावर क्या रहेगी।
अब ओरली करो। देखो मैंने कहा जमीन से पी पॉइंट से पावर के टावर के बॉटम का डिस्टेंस है 510 मीटर, ठीक है। 30 डिग्री अगर एंगल है तो वो √3 रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। √3 रेशियो इसके बराबर है तो हाइट कितनी होगी 1 रेशियो। तो हाइट कितना हो जाएगा 510 डिवाइडेड बाय √3। ये मेरे पास टावर की हाइट निकल के आई। मुझे बताना है 50% ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, तो इसका 50% करना है तो 1/2 करना है। दिस इज माई आंसर, ठीक है। आप यहाँ पे √3 को रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मैं 510 को काटूंगा 170, 170 को 2 से काटूंगा तो 85, 85 √3 ही मेरा इस सवाल का उत्तर है। 85 √3 माई आंसर। कोई डायग्राम नहीं बनाया मैंने इस क्वेश्चन में, जरूरत ही नहीं थी। जो मुश्किल क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2 लेवल पे हम खेलेंगे वहां पे डायग्राम बनाएंगे, उसमें भी आधे क्वेश्चन बिना डायग्राम के हो जाते हैं अगर प्रैक्टिस अच्छी हो। अब लैडर एंड काइट के क्वेश्चन है, ठीक है। लैडर पे कैसे सवाल बनते हैं मैं आपको बताता हूं। मेरे पास एक वॉल होगी, मेरे पास क्या होगी, एक जमीन है, और मेरे पास ये एक वॉल है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक लैडर डाल देंगे। क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लैडर डाल देंगे। तो लैडर कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रखी जाएगी। कुछ मेरे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लैडर बनाएगी। कई बार हमें क्या दे रखा होगा, लैडर की लेंथ दे रखी होगी। हमसे पूछ लेंगे कि ये दीवार से लेके लैडर के बॉटम का डिस्टेंस कितना है ये बता दो। या फिर हमसे पूछ लेंगे कि दीवार पे कितने हाइट तक लैडर लैंड करी, वो हाइट बता दो। अदरवाइज हमसे पूछ लेंगे, अगर लेंथ नहीं दे रखी तो इन दोनों में से कोई चीज दे देंगे, तो हमसे ये पूछ लेंगे। वरना हमें कोई भी 2 चीज दे रखी होगी, एक तो एंगल दे रखा होगा, उसके साथ इन तीनों में से कोई भी एक चीज देके बाकी दोनों चीजें पूछ लेंगे। वरना ऐसा भी हो सकता है लेंथ दे दें या हाइट भी दे दें, एंगल पूछ लें या बेसिक बीच का डिस्टेंस पूछ लें। ये हमारे लैडर के बेसिक क्वेश्चन होते हैं। लैडर मतलब सीढ़ी, ठीक है, जब दीवार पे आप सीढ़ी लगाते हो वही चीज है, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास काइट वाले क्वेश्चंस आते हैं। काइट का क्या होगा, आप जमीन पे एक पर्सन होगा मेरा, जो 15 अगस्त के टाइम पे क्या कर रहा होगा, पतंग उड़ा रहा होगा। तो जब पतंग उड़ाते हैं वो किसी एंगल पे उड़ाते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं बिल्कुल आप यहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं, बिल्कुल आपके सर के ऊपर जा रही है पतंग, या जमीन पे ही रेंग रही है पतंग, ठीक है। अगर उड़ रही है तो वो किसी एंगल पे जमीनी स्तर से, यहाँ से जहां से आप उड़ा रहे हो, आपका जहां पे हाथ है बेसिकली, पतंग जब भी उड़ेगी वो आपके हाथ से उड़ेगी, ठीक है, जहां पे आपका हाथ की लेंथ से। तो यहीं से हम क्या करेंगे, एंगल मेजर करेंगे कि पतंग किस एंगल पे उड़ रही है। यहाँ पे आपकी क्या है, ये काइट है। अब पतंग की हाइट क्या होगी, जमीन से ये पतंग की हाइट होगी। ये होगी लेंथ ऑफ थ्रेड। क्या होगी, लेंथ ऑफ थ्रेड, क्योंकि थ्रेड से पतंग उड़ाई जा रही है। और अगर मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी, ये डिस्टेंस होगा बॉटम पॉइंट स्ट्रेट अगर मैं देखूं पतंग से, और जहां से पतंग उड़ाई जा रही है वहां के बीच का, ठीक है। इस पतंग के केस में जनरली ये डिस्टेंस के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, हाइट और लेंथ ऑफ थ्रेड इनके बीच में रिलेशनशिप पूछते हैं। पहला सवाल मेरे पास, एक सवाल बिल्कुल डायग्राम के साथ बनाऊंगा, बाकी क्वेश्चन बिना डायग्राम के सोल्व करेंगे, ठीक है। एक 20 मीटर लॉन्ग लैडर है मेरे पास जो कि रेस्ट कर रही है अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। अगेंस्ट अ वॉल का मतलब है कि ये मेरी दीवार है, और यहाँ पे मैंने क्या करा, एक लैडर बना दी जो कुछ इस तरीके से इस दीवार पे है, ये मेरी जमीन है। ठीक है, आगे कहता है दैट सो दैट द एंगल बिटवीन द लैडर एंड द वॉल इज 30 डिग्री। अगर लैडर और वॉल के बीच के एंगल की बात करी जा रही है तो वो इस वाले एंगल की बात करी जा रही है, ठीक है। द एंगल बिटवीन द लैडर एंड वॉल, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये वाले एंगल की बात की जा रही है। ये वाला एंगल हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। हाउ फार इज द बेस ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, हमें बताना है कि लैडर का बेस वॉल से कितनी दूरी पे है, ये वाली डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। लैडर की लेंथ हमें दे रखी थी 20। अब बड़ी ध्यान से करना, यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, इस 30 डिग्री को यहाँ पे ले लेंगे, क्वेश्चन गलत कर देंगे, ठीक है। ध्यान से करने वाला क्वेश्चन होता है ये। अगर मैं बात करूँ 30 डिग्री के केस में, जो इससे डायरेक्ट लेंथ जा रही होती है ये √3 रेशियो होती है, ये वाली लेंथ मेरी 1 रेशियो होती है, और ये वाली लेंथ मेरी क्या होगी 2 रेशियो, ठीक है। या तो आप इस तरीके से देंगे, वरना आपने कहा ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आप ये वाला एंगल निकाल लेते 60 डिग्री। तो उस केस में बेस 1 रेशियो, हाइट आपकी √3 रेशियो, और ये 2 रेशियो, ठीक है। सही से करना है, गलती नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 2:20 के बराबर दे रखा है, हमसे 1 रेशियो का मान पूछा है। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 20/2 10। दिस इज माई आंसर। कुछ लोगों ने यहाँ पे जो आंसर निकाला होगा वो 10√3 निकाल दिया होगा, उनका गलत होगा, ठीक है। ध्यान रखो इस। चलूँ आगे, अगला सवाल फिर से हमारे पास वही लैडर वाला क्वेश्चन है
एक लैडर है जिसकी लेंथ हमें 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। इट रीचेज द टॉप ऑफ अ वॉल, एक वॉल के टॉप पे पहुंच रही है, तो ये मेरी वॉल है। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, ये वाला एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है, तो हमें बताना हाइट ऑफ वॉल क्या रहेगी। ठीक है, ये हमें बतानी है। आप कहेंगे सर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री बना लेता हूँ। अगर ये 30 डिग्री है तो ये √3 रेशियो होगा, ये मेरे पास 1 रेशियो होगा, और ये मेरे पास क्या होगा, 2 रेशियो होगा। 2 रेशियो 3.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 रेशियो 3.5 डिवाइडेड बाई 2 को रिप्रेजेंट करेगा, 7/2 और डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7/4। दिस इज माई आंसर। 7/4 इज 1.75, तो मुझे निकालना ही था, डायरेक्टली काट ही सकता। अगला सवाल, एक लैडर 18 मीटर लंबी है, ठीक है, रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, एक दीवार के सहारे खड़ी है। एंगल जो है लैडर और वॉल के बीच में वो 30 डिग्री का है, तो हमें बताना है कि जो बेस है लैडर का वो वॉल से कितनी पे है। डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। लैडर की लेंथ अगर 18 रेशियो दे रखी है, 30 डिग्री एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड मेरे पास 1 रेशियो होगी, हाइट √3, ठीक है। 2 रेशियो 18 को रिप्रेजेंट करेगा, 1 रेशियो मेरा 9 मीटर को। 9 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने विदाउट पेन करा है, बिना कुछ नहीं करा यहाँ पे। आप इसे सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है सवाल में। चलूँ आगे। अब पतंग से रिलेटेड सवाल है मेरा। A kite is attached to a string. Find the length of the string when the height of kite is 90 meter and the string makes an angle of 30 degree with the ground. ठीक है, मेरे पास एक पतंग है, जमीन अगर मैं ये ले लूं, ठीक है, यहाँ से अगर मैं कहीं जमीन से मैं पतंग उड़ा रहा हूँगा, उसकी कुछ हाइट भी होगी, तो पतंग की जो हाइट है वो हमारी 90 मीटर दे रखी है। जमीन से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये बताना है कि ये, आप कहेंगे सर 30 डिग्री के केस में ये 1 रेशियो होता है, ये √3 रेशियो होता है, ये 2 रेशियो। 1 रेशियो 90 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 2 रेशियो 180, 90 इंटू में 2। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला सवाल हमारे पास, एक काइट है जो 120 मीटर की हाइट पे उड़ रही है, ठीक है, एक धागा बंधा हुआ है उससे, जो कि 60 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। हमें बताना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा। अब मन मन में कर सकते हैं क्या, हाइट 120 है, 60 डिग्री एंगल है, तो हाइट क्या होगा, √3 रेशियो। √3 रेशियो किसे, 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 रेशियो किसके बराबर, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 40 √3 के। और अगर 1 रेशियो 40 √3 है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, 2 रेशियो, तो 80 √3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो अब मैंने ओरली कर दिया ये वाला सवाल। डायग्राम हर बार बनाएंगे तो यार ऐसे कैसे काम चलेगा, थोड़ा तो स्पीड अच्छी रखनी है। अब आती है बात शैडो की। शैडो का कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, आप सभी लोगों को पता है सूरज बहुत ज्यादा बड़ा है धरती के कंपेरिजन में, तो जो सूरज से रेज निकल रही होंगी वो धरती पे पड़ेंगी। धरती के पे अलग अलग एंगल्स पे सूरज की रेज पड़ती है, लेकिन धरती का अगर मैं छोटा सा पार्ट देखूं, से मैं एक बात करूं, खाली धरती पे एक छोटा सा पार्ट है दिल्ली, बहुत छोटा सा हिस्सा है धरती का दिल्ली। क्या धरती पे दिल्ली के ऊपर जो सूरज की रेज है वो सारी एक ही एंगल पे पड़ रही होंगी पूरी दिल्ली के ऊपर? क्योंकि जो एंगल का डिफरेंस होगा ना वो बहुत माइन्यूट सा होगा। तो पूरी दिल्ली पे मैं कह सकता हूँ कि जो सूरज की रेंज है से पर्टिकुलरली मॉर्निंग के टाइम पे 30 डिग्री या 40 डिग्री जो भी है उस एंगल पे पड़ रही होंगी। मतलब पूरी दिल्ली के लिए अगर मैं शहर की बात करूँ तो सूर्योदय एक ही टाइम पे होता है। सन आपको दिल्ली में कहीं से भी देखें, सन की पोजीशन एक जैसी दिखती है कि हाँ सन इधर ईस्ट में उग रहा है और इस एंगल पे उग रहा है। क्या ये चीज आपको समझ आई? ठीक है। अगर आप देखें यूपी या मतलब कोई और छोटा सा स्टेट देख लें तो वहां पे भी आप कहीं से भी देखेंगे आपको सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो सेम सा दिखेगा पूरे स्टेट का। कंट्री वाइज अगर मैं देखूं इंडिया का, तो फिर इंडिया का अगर ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड से मैं चेक करूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको डिफरेंट दिखेगा, क्योंकि सूर्योदय अलग अलग टाइम पे होगा। जैसे 0 डिग्री से ऊपर एंगल उठेगा तब आपको सूरज दिखना स्टार्ट होगा। ठीक, तो उस पर्टिकुलर केस में अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा गैप आ गया, बहुत ज्यादा दूरी आ गई। लेकिन अगर इसके बीचों बीच कहीं दिल्ली है, दिल्ली में मैं देखूंगा तो मुझे एंगल एक सा दिखेगा, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होगा। दिल्ली के अंदर भी अगर मैं एक छोटा सा एरिया ले लूं, लक्ष्मी नगर जहां की मैं रहता हूं, तो उसमें अगर मैं दो पर्टिकुलर पॉइंट से सूरज को देखूंगा तो वो एक ही एंगल पे उगते हुए दिखेंगे मुझे। ऐसा नहीं होगा मेरे घर में सूरज कहीं और से उग रहा है, मेरे 4 घर छोड़ के अगर कोई देख रहा है तो वहां पे सूरज का एंगल अलग आ रहा है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास 3 लोग हैं, एक पर्सन ये है, या मेरे पास यहाँ पे एक पर्सन ये है,
उसके थोड़ी सी दूरी पे दूसरा पर्सन खड़ा है, उसकी थोड़ी सी दूरी पे तीसरा पर्सन खड़ा है, तो क्या उन सभी के लिए जो सूरज का एंगल होगा, अगर वो यहाँ से सूरज को देखेंगे, यहाँ से सूरज को देखेंगे और यहाँ से सूरज को देखेंगे, क्या ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्या ये थीटा ही होगा? क्या ये थीटा ही होगा? और क्या ये थीटा ही होगा? क्या ये चीज समझ आ गई? अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, यहां से देख रहे हो, तो सूरज की जब रोशनी पड़ेगी तो यहाँ पे एक पीछे जो एक एरिया होगा जो डार्क हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी शेडो बनेगी। मैंने कहा यहां से आपकी ये आंखें हैं, चलो आप खड़े हो, आप सूरज की तरफ देख रहे हो, आपके सर के बाद जो पीछे जो एरिया जाएगा जहां पे लाइट नहीं पहुंच पाएगी, जिसके आगे आप दीवार बन के खड़े हो गए हो कि हाँ पीछे रोशनी नहीं पहुंचने दूंगा, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये सारा का सारा डार्क हो जाएगा, और किसी डार्क पोर्शन से क्या बनती है? शेडो बनती है। ठीक है, तो यहां पे आप अगर यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है या कोई भी मैंने पोल रख दिया, तो उसकी शेडो क्या बनेगी? इस पूरे रीजन में शेडो क्रिएट होगी, यहाँ पे पूरा रीजन डार्क हो जाएगा, और शेडो आपको जमीन पे दिखेगी, तो वो कहाँ दिखेगी? आपकी जो शेडो दिखेगी वो इस पर्टिकुलर एरिया में, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका शेडो बनेगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा पर्सन है, उसकी शेडो ये बनेगी, उसकी तीसरा पर्सन है, उसकी हाइट अगर कम होगी तो उसकी छोटी शेडो बनेगी सेम एंगल के टाइम पे। लेकिन जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन है, ठीक है, अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन को देखता हूं, तो मेरे पास क्या यहां से देखा जाएगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन? आप देखेंगे ये मेरे पास सीधा जा रहा है, यहां से मैं अगर बिल्कुल सीधी लाइन खींचूं तो ये आदमी के सर से पास होते हुए बिल्कुल सन पे पहुंचेगी, तो ये एंगल मेरा एलिवेशन हो गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया सन का, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया सन का। या फिर इन लोगों का एंगल ऑफ डिप्रेशन सर से अगर मैं देखूं, तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? कोरोस्पोंडिंग एंगल थीटा हो जाएगा। क्या ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई है आपको? यही छोटा सा कंसेप्ट है। अगर ये एंगल तीनों जगह सेम हो गया तो आप कहेंगे सर ये अगर मेरे पास P1 है, ये B1 है, ये मेरे पास P2 है, और ये मेरे पास B2 है, और ये मेरे पास P3 है, और ये मेरे पास B3 है, तो टेन थीटा तो सब जगह बराबर होगा। टेन थीटा तो सब जगह बराबर होगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा? P1 बाय B1 भी है, P2 बाय B2 भी है, और P3 बाय P3 भी है। ऐसे ही आप टेन थीटा की जगह साइन थीटा में निकाल लें, तो आप कहेंगे सर P1 बाय, अगर आप ये वाली लेंथ निकालना चाहें से K1, K2, K3, तो ये P1 बाई K1, P2 बाई K2 और P3 बाई K3 भी है। इसी तरीके से आप यहाँ पे B1 बाई K1, B2 बाई K2, P3 बाई K3 भी इक्वल कर सकते हैं। क्या ये पूरा का पूरा शैडो का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? ठीक है, यही है शैडो का कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। तो हमेशा जब भी सूरज से एंगल देखेंगे तो ये परछाई जहां पे खत्म हो रही है आपकी, वहां से एंगल आप एक तरीके से नापेंगे। उस ये पर्सन हो सकता है, पोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये सारे एंगल सभी लोगों के लिए सेम रहेंगे, कितनी भी डिफरेंट बॉडीज हों। अब देखो क्वेश्चन में कहता है कि आप एंगल ऑफ एलिवेशन बता दें सन का क्या है, जब शैडो जो हमारे पास बन रही है वो 9 मीटर हाई बन रही है एक पोल की, जिसकी लेंथ मुझे 3√3 मीटर दे रखी है। अगर मैंने एक पोल बनाया, इसकी लेंथ कितनी है मेरे पास? 3√3 मीटर है, और अगर मैं इसकी शैडो को क्रिएट करता हूं, तो शैडो मेरे पास बन रही है 9 मीटर की। सन मेरा यहाँ पे कहीं बैठा होगा, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखूंगा सन का, तो सीधा का सीधा मेरा कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है ना? अगर सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसा जा रहा है, ओके, तो आप बताएं ये एंगल क्या होगा? थीटा। आप कहेंगे सर ये अगर मैं रेशियो निकाल लूं टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर होगा? 3√3 डिवाइडेड बाय 9, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये आ गया 1/√3। टेन थीटा 1/√3 कब होता है? जब थीटा 30 डिग्री होता है। ऐसे कर लिया, वरना आप रेशियो से देखो ना, मैंने कहा ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, क्या ये इसका √3 टाइम्स हो गया? परपेंडिकुलर का √3 टाइम बेस कब होता है? जब हमारे पास एंगल 30 डिग्री होता है। मतलब ये अगर 1 रेशियो है तो ये √3 रेशियो है, तो एंगल क्या हो गया? 30 डिग्री। आप डायरेक्टली एज्यूम करें। अब देखो तीनों केसेस में आपको फटाफट से बताता हूं, जनरली तीन ही केस पूछते हैं, तीन ही एंगल्स बनते हैं। अगर मेरे पास क्या हो गया, मेरा क्या हो गया? बेस बड़ा हो गया किससे? हाइट से। ठीक है, अगर मेरे पास हाइट बड़ी हो गई बेस से या शैडो से, बेस को आप शैडो मान सकते हो, बेस इक्वल्स टू शैडो। ठीक है, और एक मेरी बेस बराबर हो गई हाइट के। ठीक है, तो मेरे पास बेस बराबर होगी हाइट की कब? शैडो कब बराबर होगी पोल की लेंथ के? जब एंगल क्या होगा? 45 डिग्री होगा। ठीक है, बेस जो शैडो है वो मेरी छोटी होगी हाइट से, कब होगी? जब मेरे पास एंगल 60 डिग्री होगा, और बेस मेरा बड़ा होगा हाइट से जब मेरे पास एंगल क्या होगा? 30 डिग्री होगा।
तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब आपके पास सुबह का टाइम होता है, क्योंकि एंगल जब बहुत कम होता है, जब दिन निकल रहा होता है, तो आपकी शेडो बहुत बड़ी बनती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे सन 45 डिग्री पे पहुंचेगा तो जितनी आपकी लेंथ है उतनी ही शेडो बनेगी, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आता है, बिल्कुल धूप, तेज करारे वाली धूप, 80 डिग्री के आसपास, बिल्कुल सर के ऊपर जब सूरज होता है, तो आपकी शेडो बहुत छोटी सी बनती है, बिल्कुल इतनी सी, ठीक है। और एक टाइम जब सूरज ढलने वाला होता है, फिर से एंगल बहुत छोटा हो जाता है, इंक्लिनेशन, तो उस टाइम पर रात शाम के टाइम भी आपकी शेडो बहुत बड़ी बनती है। तो मॉर्निंग में और शाम में आपकी शैडो सबसे बड़ी बनेगी, दिन में जब सूरज बिल्कुल आपके सर के ऊपर होगा तो बहुत छोटी सी शैडो बनेगी। क्लियर है? ठीक है। तो अगर मैं आपकी बात करता हूं, आप यहां पे हो, ठीक है, ये सूरज की पोजीशन है जो चेंज होती जा रही है, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम पे आप यहां से देखोगे तो आपकी शैडो क्या बनेगी, बड़ी शैडो बनेगी, फिर यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएगी, फिर थोड़ी सी और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी जब 90 डिग्री होगा। फिर यहाँ पे फिर अब बढ़ेगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी, फिर और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, ठीक है। क्लियर है? अब ये चीज अगर यही कंसेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन अब देखो कैसे करेंगे फटाफट से। जो शैडो की लेंथ है एक टोल ट्री की, 45 मीटर जिसकी हाइट दे रखी है, वो हमें दे रखी है 15√3। हमें बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। शैडो की लेंथ क्या छोटी है ट्री की लेंथ से? हाँ छोटी है। छोटी है तो इसका मतलब एंगल क्या होगा, अगर 60, 90, 45 और 30 दे रखे हैं तो 60 डिग्री होगा। काम हो गया खत्म, ठीक है। अगर इसके अलावा 15 डिग्री कुछ और ऐसे फालतू के एंगल्स दे रखे हैं तो हमें थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 30, 45 और 60 का केस हमने देख ही लिया है, ठीक है। रेशियो निकालना चाहो निकाल लो, वरना जरूरत ही नहीं है। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ टॉल ट्री ऑफ हाइट 30 मीटर इज 10√3। हाइट 30 मीटर है, शैडो की लेंथ 10√3 है। शैडो की लेंथ हाइट से क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला सवाल हमारे पास कहता है द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज बाय 8.4 मीटर व्हेन द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। मेरे पास क्या है, एक टॉवर दे रखा है। अब हुआ क्या, पहले सन का कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन रहा होगा 45 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री में बनाऊं यहां पे, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अगर यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बनाया 45 डिग्री तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये मेरे पास कुछ ज़मीन भी बना लेते हैं, तो मैंने कहा मेरी ज़मीन कुछ इस तरीके से जा रही, ये ज़मीन है, एंगल ऑफ एलिवेशन 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल ही मेरा 45 डिग्री कहलाएगा। तो जो शैडो की लेंथ होगी ये होगी मेरे पास। अब जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो गया, बन गया 30 डिग्री। अगर वो 30 डिग्री बनेगा तो 30 डिग्री तो कुछ ऐसा जाएगा, 30 डिग्री केस में क्या बनेगी, बड़ी शैडो बनेगी, तो ये हो गया 30 डिग्री। जब सन का एंगल चेंज हुआ 45 डिग्री से 30 डिग्री, तो हुआ क्या, जो हमारा जो शैडो है पहले इतनी बन रही थी, अब जो शैडो बनेगी वो इतनी बनेगी। शैडो इंक्रीज हो गई मेरी 8.4 सेंटीमीटर से। तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि हाइट ऑफ द टावर क्या है। ये हाइट मुझे कैलकुलेट करनी है। कैसे सोल्व करेंगे, फटाफट से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, ये 45 डिग्री है ना, सबसे पहले हम सबसे छोटा राइट एंगल ट्राइंगल लेके चलते हैं। मतलब ये दीवार है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सबसे पास वाला जो ट्राइंगल बनेगा, सबसे पहले हम वहां से क्वेश्चन को सोल्व करना अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पेन मैं दूसरा ले लेता हूँ, चलो ये ले। मैंने कहा ये 90 डिग्री है मेरे पास, अगर ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री के केस में रेशियो क्या होते हैं, ये अगर 1 रेशियो है तो ये वाली हाइट भी क्या होगी मेरे पास, 1 रेशियो होगी। मैंने यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक। उसके बाद अब मेरे पास यहाँ पे आ गया 30 डिग्री। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं, ये और ये ट्राइंगल, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, ठीक, इसके अंदर ये मेरे पास 30 डिग्री, अगर ये साइड मेरे पास 1 रेशियो है, क्योंकि अभी रेशियो मैं मान चुका हूं ये 1 रेशियो है, तो ये पूरी साइड कितनी होगी मेरे पास, क्या ये √3 रेशियो होगी? जल्दी बताओ, √3 टाइम्स होता है बेस परपेंडिकुलर का इन केस ऑफ 30 डिग्री। अब मुझे दे क्या रखा है, मुझे 1 रेशियो का मान बताना है, और मुझे वैल्यू दे रखी है ये वाली, यहां से लेके यहां तक की दूरी। ये दूरी कितनी है, ये पूरा √3 है यहां से यहां तक, ये 1 रेशियो है, तो ये तो दूरी जो 8.4 है, ये है मेरे पास √3 - 1 रेशियो।
ध्यान रखना ये रेशियो है, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8.4 नहीं है, रेशियो में दे रखा है। रेशियो जब मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि अगर ये मैं x मानता, 1x मानता, तो ये मेरे पास 1x होता और ये मेरे पास √3x होती। √3x में से 1x को घटाऊंगा तो √3 माइनस 1x मेरा इसके बराबर है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना, ऐसा मत कर देना यहाँ पे √3 माइनस 1 है और मैंने कहा ये किसके बराबर है, 8.4 के बराबर है। तो 1 रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले √3 को उधर ले जाएंगे, आप कहेंगे सर 8.4 माइनस √3 और ये मेरा -1 रेशियो, और फिर माइनस का साइन उधर ले जाने के लिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे और सर ये आ गया 1 रेशियो। ये क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में बात कर रहे हैं हम, ये एक्चुअल वैल्यूज में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये √3 माइनस 1 अगर होल ब्रैकेट x करता हूं तो ये 8.4 है। मुझे मान किसका बताना है, मुझे x की ही वैल्यू निकालनी है। तो x क्या होगा, 8.4 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब इसे आप रेशनलाइज कर लेंगे, ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से +1 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे आएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डेट इज 2, और ऊपर आएगा मेरे पास 2 से अगर मैं इसे 8.4 को डायरेक्टली काट दूं तो 4.2, ये √3 + 1। दिस इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया ये सवाल। तो ये दो लेवल पे आ गया, मतलब अभी तक हम एक सिंगल डायग्राम देख रहे थे, राइट एंगल सिंगल ट्रायंगल बन रहा था, अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गए। एग्जाम में 3 ट्रायंगल्स भी बन सकते हैं। ठीक है, सबसे आसान तरीका मैंने बताया, जब भी 2 ट्रायंगल्स वाले बने आपके तो सबसे छोटे वाला ट्रायंगल है उसे पकड़ के आप क्वेश्चन को सोल्व करना अपना स्टार्ट कर देंगे, खत्म। ठीक है, कुछ नहीं करना, कोई चीज ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बेसिक से करेंगे और आंसर निकालेंगे। आई होप आपको क्लास में मजा आ रहा होगा। क्लास में मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। और अभी तो मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं, अभी कुछ और क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं। ठीक है, फटाफट से हम थोड़े अच्छे लेवल के, अब क्वेश्चन थोड़े से बेटर होंगे, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन देखते ही हम आंसर कर रहे हैं, हल्की सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन है आसान सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पढ़ो क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन में क्या रहा है, जो टॉप्स हैं 2 पोल के, एक पोल की हाइट 18 मीटर और एक पोल की हाइट 30.5 मीटर है, ये एक वायर से कनेक्ट किए गए हैं। वायर क्या करती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है विद द हॉरिजॉन्टल, हमें लेंथ ऑफ वायर बतानी है। करने को ये क्वेश्चन भी ओरली किया जा सकता है, लेकिन मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। जमीन मैंने बनाई, जमीन पे हमारे पास 2 पोल हैं, एक 18 मीटर का पोल है हमारे पास और एक पोल है हमारे पास 30.5 मीटर का। क्लियर, तो मैंने कहा ये 18 मीटर है और ये मेरे पास 30.5 मीटर। ये दोनों के दोनों पोल्स क्या है, एक वायर से जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं एक वायर बनाना चाहूं तो वायर मेरी कुछ ऐसी होगी, ये मेरे दोनों पोल्स जुड़ गए। जो वायर हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है वो किसका है, 30 डिग्री का है। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल से बना रही है तो यहाँ से ये वाला हॉरिजॉन्टल हम मानते हैं। ठीक है, बॉटम पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है ये माना जाता है इसमें। और ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा है, ये 30 डिग्री का दे रखा है। हमें बताना है कि लेंथ ऑफ द वायर, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। अब सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर पहला पोल 18 का है, दूसरा 30.5 का है, क्या ये 18 है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये तो रेक्टेंगल बनेगा, तो ये भी मेरे पास 18 आ जाएगा, 18 आ गया। 30.5 में से 18 को घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 12.5 आ जाएगी। अगर ये 12.5 है, मुझे ये लेंथ निकालनी है। 30 डिग्री के केस में क्या होता है, परपेंडिकुलर 1 रेशियो, ये √3 रेशियो, और ये कितना होता है 2 रेशियो। तो 2 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 1 रेशियो 12.5 के बराबर, तो 2 रेशियो 25 के बराबर। क्वेश्चन हो गया खत्म मेरा। क्या मैं इस चीज को डायरेक्टली भी कर सकता था, बिल्कुल डायरेक्टली कर सकते थे। आपने कहा सर 2 पोल हैं, एक 18 का है और एक 30.5 का है, डिफरेंस कितने का आया, दोनों पोल की हाइट के बीच में 12.5 का आया। तो मुझे ये समझ आ गया कि वायर तो पोल के ऊपर कनेक्ट हो रही है, तो मेरे पास जब मैं अगर क्वेश्चन को बनाता भी तो मैं ये दोनों पोल नहीं बनाता, मैं कहता सर दोनों पोल के बीच में हाइट का डिफरेंस है 12.5 का, यहां से अगर मैं, ये पहले वाले पोल का टॉप है, ये दूसरे वाले पोल का टॉप है, ठीक है, यहाँ पहले वाले पोल का टॉप यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, वायर डालूंगा तो यहाँ से यहाँ तक को कनेक्ट करेगी। ये वाला एंगल मुझे 30 डिग्री दे रखा है, मुझे इसका मान बताना है। 30 डिग्री है तो ये 1 रेशियो होता है और ये 2 रेशियो होता है, ये 12.5 है तो ये 25 होगा। बस, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू इन द एग्जामिनेशन। अगर इसके अलावा मुझे इतना करना पड़ गया एग्जामिनेशन में, इट मीन्स मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी वीक चल रही है, मतलब थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा नहीं करे, मुझे आता सब है लेकिन प्रैक्टिस की कमी है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं पूरा का पूरा बना के, हर बार जरूरी नहीं है आप पूरा बनाए, क्वेश्चन देख के अगर आपको चीजें समझ आ गई तो ठीक है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, कई बार 3-4 लाइन का क्वेश्चन होता है तो एक बार में पढ़ ही नहीं सकते, तो हमें पूरा डायग्राम बन ही जाता है। तो 5-10 सेकंड का फर्क है, ज्यादा कुछ नहीं है, बट प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए।
जैसे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे पास दो पोल्स हैं, एक की हाइट 10 मीटर है, एक की हाइट 17 मीटर है, जमीन पे लगाए गए हैं। दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बॉटम के बीच का डिस्टेंस वो 24 मीटर दे रखा है, तो हमें बताना है उनके टॉप के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। आप डायरेक्टली करें, दो पोल हैं, एक 10 मीटर का, एक 17 मीटर का, तो पहले पोल का टॉप मैंने ये मान लिया, तो दूसरे पोल कितना ऊंचा होगा पहले वाले पोल से, 17 में से 10 घटाऊंगा तो 7 मीटर। ये मेरे पहले पोल का टॉप है, ये मेरा दूसरा पोल जो उससे एक्स्ट्रा ऊंचा है वो है। इन दोनों पोल के बॉटम में जो गैप है वो 24 का है, तो यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में गैप भी कितने का होगा, 24 का होगा। मुझे बताना है इन दोनों पोल्स के टॉप के बीच का दूरी कितनी है, तो टॉप के बीच की दूरी 7 और 24 ट्रिपलेट बनाते हैं 25 के साथ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने और आंसर आ गया 25। क्वेश्चन हो गया खत्म। हुआ नहीं हुआ? ठीक है, ओरली भी किया जा सकता था, ये डायग्राम की जरूरत नहीं थी। मैंने देखा बीच का डिस्टेंस 24 है, डिफरेंस हाइट का कितना है 7, 24 और 7 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं 25 के साथ, 25 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, खत्म। ये 10 सेकंड से कम में सोल्व करने वाला क्वेश्चन था। अगला सवाल, देखो क्वेश्चन में क्या कहता है मेरे पास। सबसे पहले मैं जमीन बना लेता हूं, मेरे पास ये कुछ जमीन है, ठीक है। इसके बाद एक पोस्टर कहीं लगा हुआ है एक बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं पहले यहाँ पे एक बिल्डिंग बना लूँ, ऐसी कुछ बिल्डिंग रही होगी, उसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ होगा, तो इस तरह का मान लो यहाँ पे कुछ इसके ऊपर एक पोस्टर टंगा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर। एक आदमी है जो ग्राउंड पे कहीं है, तो ग्राउंड आदमी की बात करेंगे हम, उसकी हाइट कभी भी कंसिडर नहीं करते अगर वो ग्राउंड पे है, एज लॉन्ग एज गिवन ना हो क्वेश्चन में, ठीक है। वो 50 मीटर की दूरी पे है बिल्डिंग से। आगे कहता है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द पोस्टर का और बॉटम ऑफ द पोस्टर का, वो 45 और 30 डिग्री दे रखा है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना टॉप का 45 है या बॉटम को 30 है, आपको सीधा सीधा पता है मेरे भाई कि अगर हम यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना ही रहे हैं तो ये पास आ गया, ये मेरे पास ये वाला एंगल बड़ा होगा क्योंकि ऊपर देख रहा हूं मैं, तो सीधी सी बात है भैया, ये 30 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा। मुझे क्या बताना है, 200% हाइट ऑफ द पोस्टर। अगर पोस्टर की हाइट यहां से लेके यहां तक की मैं h मान लूं, तो इसका 200% क्या होगा, 2h होगा। 2h का मान मुझे बताना है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट से इसका। आप कहेंगे सर ये 50 है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये 1 रेशियो होगा, ये √3 रेशियो होगा, तो ये 50 √3 हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास भाई अगर ये 45 डिग्री है, ये 50 है, हाँ सॉरी मैंने 50/√3 होगा, मैंने गलत लिख दिया, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस। और अगर ये 50 है, ये 45 डिग्री है, तो ये पूरा 50 होगा, ठीक है। अगर मैं ये हाइट निकालूंगा तो 50 में से 50 √3 को घटाऊंगा, 50 कॉमन आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/√3। और मुझे तो क्या बताना था, मुझे तो 2h बताना था, तो इसमें 2 से और मल्टीप्लाई, ये मेरे पास आएगा 100, और यहाँ पे √3 - 1 और डिवाइडेड बाई मेरे पास रूट, ठीक है। ऐसे ही कुछ है क्या, 100 √3, हाँ ठीक है, 100/3 की फॉर्म में दे रखा है, तो √3 हटा देंगे नीचे से, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ये आ जाएगा 100/3 और यहाँ पे 3 माइनस, क्लियर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलेंगे अगले सवाल में। मैं देखो कोई ऑप्शन की हेल्प नहीं ले रहा, जरूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल आसानी से आ जाएंगे। ऑप्शन में दिमाग लगा के भी तो टाइम भी वेस्ट करूंगा मैं अपना, क्यों टाइम वेस्ट करूं जब आसानी से आंसर आ रहे हैं। कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 195 मीटर हाई क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर 30 एंड 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज, ठीक है। मेरे पास ये जमीन है, ठीक है, एक क्लिफ बना रखी है, तो अगर मैं क्लिफ को थोड़ा सा बना दूं, कुछ ऐसे है, यहाँ से अगर इस क्लिफ पे से हम देखते हैं एक टॉवर को, तो उसके टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन मुझे दे रखा है। यहाँ से हम देख रहे हैं इसके टॉप और बॉटम को। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर मैं बात करूंगा, तो मैं छोटा सा यहाँ पे एक यहाँ पे जा रहा होगा एक एंगल, और ये एक यहाँ पे जा रहा होगा। आपको सीधा सा ये चीज पता है भाई कि मेरे पास क्या होगा,
ये वाला एंगल यहां से अगर मैं देखूंगा डिप्रेशन ऊपर से नापते हैं, लेकिन वो एंगल ऑफ एलिवेशन के भी बराबर होता है। तो एक एंगल मेरे पास ये बनना है और एक एंगल ये बनना है, फटाफट से बताओ कौन सा बड़ा होगा। या ये वाला एंगल छोटा होगा और ये वाला एंगल बड़ा होगा, मुझे पता है। तो मुझे कंफ्यूज नहीं होना 30 किसे लेना है 60 किसे लेना है, मुझे पता है ये 60 ही होगा और ये मेरे पास 30 ही होगा। ठीक है, ये मेरी क्लिफ है और ये मेरा टावर है। आगे बढ़ते हैं। क्लिफ की हाइट मुझे 195 दे रखी थी, मुझे क्या बताना है, हाइट ऑफ द टावर, मुझे ये एच निकालना है। कि सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले अब मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, 195 दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है। तो इसी से मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को सोल्व करना। आप कहेंगे सर 60 डिग्री के केस में ये मेरे पास 1 रेशियो और ये मेरे पास √3 रेशियो होता है। √3 रेशियो 195 के बराबर, तो 1 रेशियो √3 से डिवाइड करूंगा, तो ये मेरे पास 3 से अगर मैं काटूं 65, तो 1 रेशियो मेरे पास 65 √3 आ जाएगा। अगर ये 65 √3 है तो ये 65 √3 होगा। अगर इन केस ऑफ 30 डिग्री ये √3 होता है, ये 1 रेशियो होता है, तो ये 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, √3 रेशियो 65 √3, तो 1 रेशियो 65 के बराबर होगा, ये 65 हो गया। अगर हाइट ऑफ द टावर की बात की जाए, तो हाइट ऑफ द टावर है क्या, इस पूरे में से अगर मैं ये वाला पार्ट हटा दूं, ये पार्ट हटा दूं इस पूरे में से, तो ये हाइट ऑफ द टावर के बराबर ही है। तो 65 घटा दूंगा 195 में से, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी 130। हाइट ऑफ द टावर क्या आ गई, 130। क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। क्लियर है या नहीं है सभी को, देख लो जल्दी से, फटाफट से करने वाले सवाल हैं ये। ठीक है, अगर आप इस फिगर को याद रखना चाहो तो याद भी रख सकते हो, बहुत कॉमन फिगर है। अगर ऊपर से ये वाला एंगल 30 डिग्री जा रहा हो, ये एंगल 60 डिग्री जा रहा हो, तो आप ध्यान रखना हमारे पास जो सामने वाली लेंथ है जो स्प्लिट होती है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि क्या रेशियो रहता है मेरे पास। सपोज करो मेरे पास क्या है, ये लाइन, सॉरी, मेरे पास, चलो मेरे पास ये ज़मीन है, इसके ऊपर एक छोटी चीज़ ये है और इससे बड़ी एक लेंथ ये जा रही। अगर मैं यहाँ से, याद रखना है रखना, नहीं रखना तो छोड़ देना। ये मैंने कुछ बनाया, यहाँ से मैंने, ठीक है। अगर ये वाला एंगल मेरे पास 30 डिग्री है और ये वाला एंगल मेरे पास क्या है, 60 डिग्री है, इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, ये दूरी मेरे पास क्या होगी, 1 रेशियो होगी, ये दूरी मेरे पास क्या होगी, 2 रेशियो होगी, और ये दूरी मेरे पास, ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर ये याद रह जाए तो अच्छी चीज़, याद रह जाए तो एग्जाम में बेसिक से भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन में अगर मैं डायरेक्टली करना चाहता तो मैं वैसे भी कर सकता था, मैंने कहा ये 30 डिग्री ये 60 डिग्री दे रखा है, ये टोटल 195 दे रखा था, मुझे ये वाला मान बताना था, तो मैं कहता सर ये 1 रेशियो आएगा, ये 2 रेशियो आएगा, और 3 रेशियो मेरा इसके बराबर है, तो 2 रेशियो किसके बराबर होगा, 3 रेशियो 195 रखा, 1 रेशियो 65 और 2 रेशियो मेरे पास 130। चले आगे। आई होप यू आर enjoying द क्लास एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विद अस। ठीक है, देखो मेरे पास क्या क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास क्या है, जमीन से अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पे दो चीजें हैं। एक है मेरे पास, ये जमीन बना दी मैंने, ठीक है। मेरे पास एक तो है पोल और एक है मेरे पास टावर। अगर मैं पोल के टॉप से देखता हूं, ये मेरा पोल है, इसका टॉप यहां से अगर मैं देखता हूं, तो मेरे पास दो एंगल ऑफ, एक एंगल ऑफ एलिवेशन जाएगा और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन जाएगा टावर का। एक एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये अगर मैं पैरेलल टू ग्राउंड एक लाइन, तो कहता है कि जो पोल से एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये मुझे 60 डिग्री दे रखा है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो मुझे यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर। टावर की जो हाइट है वो 76 दे रखी है, मुझे बताना है कि हाइट ऑफ द पोल क्या होगी, ये मुझे बता। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, आप देखेंगे ये 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा,
ठीक है। अगर ये पूरा 76 है मेरे पास, मुझे हाइट ऑफ द टावर बतानी है, तो कैसे सोल्व? आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, छोटे वाले ट्रायंगल से। यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से, कोई भी छोटे वाला ट्रायंगल पकड़ लो, ठीक है। मैं हाइट जो मुझे निकालनी है तो मैं इसे एच ही मान लेता हूँ, एच मान के कर। ये 1 रेशियो अगर एच के बराबर है तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, h√3 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये h√3 है तो ये भी h√3 हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री एंगल है, h√3 ये है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, इसका √3 टाइम्स, तो ये 3h हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक 3h है, ये वाली दूरी मेरे पास h है, तो मेरे पास 4h इसके बराबर हो गया, ये 76 के बराबर हो गया। मुझे हाइट ऑफ द पोल बतानी है, तो h का मान 76/4 डेट इज 9। ये मेरा इस सवाल का उत्तर हो। क्लियर है सभी लोगों को? आगे बढ़ता हूं मैं। 15 क्वेश्चन पे आए हैं अभी, 16वां क्वेश्चन। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। पिछले क्वेश्चन का डायग्राम यूज कर लेता तो ज़्यादा सही रहता मेरे लिए। मेरे पास एक ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर क्या है, एक पोल है, और एक मेरे पास क्या है, टावर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने की कोशिश करता हूँ पोल के टॉप से टावर का, तो कुछ दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ दे रखा है। जो मेरे पास ये पोल की हाइट है, ये 24 दे रखी है, और मुझसे पूछा है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, ठीक है। अगर मैं एंगल भी निकाल लूँ, एंगल क्या क्या दे रखे हैं टॉप ऑफ द पोल से, अगर मैं देख रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मुझे दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री। तो क्या ये बिल्कुल फिगर पिछले क्वेश्चन जैसी ही बन गई? पिछले क्वेश्चन में हमने अभी देखा था कि जो पोल की हाइट है वो क्या थी, 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द टावर थी। ध्यान से देखो, पोल की हाइट जो थी 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द टावर थी। तो यहाँ पे अगर मैं कहूंगा ये 24 है, तो ये इसकी हाइट कितनी निकल के आएगी मेरे पास टावर की, 4 इंटू में 24 दैट इज 96। कैलकुलेशन करना चाहो तो बिल्कुल सेम आप कर सकते हो। ये 24 है तो ये 24√3 आएगा 30 डिग्री के केस में, ये भी 24√3 हो जाएगा। फिर 24√3 इंटू में 3 कर √3 करूंगा तो ये मेरे पास 72 आएगा। ये 72 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 24 है, 24 + 72 दैट इज 96। क्लियर? तो कर भी सकते थे सोल्व, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या आता है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन, दे आर 2 पॉइंट्स एंड बी ऑन द सेम साइड ऑफ द ग्राउंड। सेम साइड का मतलब क्या है, किसी कोई पर्टिकुलर बेस चीज होगी मेरे पास, ठीक है, उसके सेम साइड में दोनों पॉइंट्स ए और बी लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी मुझे दे रखी है कितनी, 50 मीटर। कहता है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ दीज पॉइंट्स टू द टॉप ऑफ अ ट्री आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो जो बेस है वो मेरा क्या है यहाँ पे, एक तरीके से यहाँ पे वो ट्री की ही बात चल रही है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ पेड़ होगा, ठीक है, उसके एक दोनों एक साइड में ये दोनों पॉइंट्स हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था ए इधर हो बी इधर हो, इसलिए इन्होंने पहले ही कर दिया कि जो एक पर्टिकुलर, ये दोनों एक ही साइड पे हैं ग्राउंड में 50 मीटर की दूरी पे। तो इस पेड़ की बात कर रहे हैं कि इस पेड़ से दोनों एक ही साइड पे हैं। एक का एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे 60 डिग्री दे रखा है, और एक का एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे 30 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने कहा ये मेरा है 60 डिग्री, ये है मेरे पास 30 डिग्री। हमें क्या बताना है, 40% ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री। 40% क्या होता है, 2/5। अगर ये h है तो 2/5 h बताना। सोल्व कर लेंगे बड़े आसानी से। आप कहेंगे सर सबसे छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, ये 60 डिग्री है, सबसे छोटी साइड क्या होती है 60 डिग्री की, 1 रेशियो, ये होता है √3, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल मैंने छोटे वाला कंसीडर कराया अभी। अगर बड़े वाले को कंसीडर करूं तो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के केस में ये 1 रेशियो होता है, तो ये वाली साइड मेरे पास क्या होती है, √3 रेशियो। तो √3 है तो ये मेरे पास हो जाएगा 3, ठीक है। ये 3 है, ये 1 है, तो ये होगा 2 रेशियो। 2 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 को। तो मेरे पास हाइट कितनी है, √3 रेशियो। 2 रेशियो 50 के बराबर है, तो 1 रेशियो 25 के बराबर होगा, और √3 रेशियो 25 √3 के बराबर होगा। मुझसे क्या पूछा है, 2/5 ऑफ h। तो यहाँ पे ये 2/5 ऑफ h अगर मैं निकालूंगा
तो ये मेरे पास 2/5 इंटू में 25√3, ये वाली वैल्यू 10√3 आएगी या नहीं आएगी? क्लियर? क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, देखो क्वेश्चन में क्या आता है, मेरे पास एक अनफिनिश टावर है, ठीक है। अगर कोई जमीन मैंने बनाई अभी, जमीन से मैं कोई एक अनफिनिश टावर बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरह का होगा, आधा अधूरा मैंने टावर बना दिया। एक पॉइंट जो जमीन पे उससे 78 मीटर की दूरी पे है, उससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है अभी वो 30 डिग्री दे रखा है। दिस इज 30 डिग्री। आगे कहता है कि टावर को कितनी और हाइट पे हम ले जाएं जिससे कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फिनिश टावर सेम पॉइंट से मेरा 60 डिग्री बन जाए। मतलब अगर ये सेम पॉइंट है, यहाँ से मुझे एंगल 60 डिग्री चाहिए, तो टावर को कितना और ऊपर उठाना पड़ेगा? मैंने कहा ये 60 डिग्री है, टावर की हाइट को इंक्रीज करना पड़ेगा, से कितना, तो ये मुझे बताना है कि एच क्या होगा। सोल्व करते हैं। आप देखेंगे सर 30 डिग्री है, 30 डिग्री केस में ये √3 रेशियो होता है। √3 रेशियो अगर 78 के बराबर है तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा? ये 26 √3 के, तो यहाँ से ये 26 √3 आ गया। 60 डिग्री के केस में क्या होता है, आप कहेंगे सर ये 1 रेशियो होता है, ये √3 रेशियो होता है, तो ये 78 था, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 78√3 हो जाएगी। 78√3 में से 26√3 को घटाऊंगा ये हाइट निकालने के लिए, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 52√3 बचेगी। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। अगला सवाल, देखो मेरे पास क्वेश्चन में क्या आता है, एक पोल है जिसकी लेंथ 23 मीटर लंबी दे रखी है, ठीक है, जिसकी लेंथ 23 मीटर दे रखी है। ये एक विंडो तक पहुंचता है जो जमीन से 3.5 मीटर ऊंची है, एक साइड में स्ट्रीट के, ठीक है। तो मेरे पास कोई गली होगी कुछ इस तरीके की, एक पोल है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं पोल बनाऊं, मेरा पोल कुछ इस तरीके का है एक, ठीक है, जमीन से लगभग 3.5 मीटर की हाइट पे एक विंडो है। पोल है 23 मीटर का, कुछ इस तरीके से एक साइड में मेरे पास ये विंडो दे रखा है, और ये मेरे पास कुछ ऐसी गली होगी। तो ये मुझे अभी सिनेरियो बताया है फर्स्ट लाइन के अंदर। कीपिंग इट्स फुट ऑन द सेम पॉइंट, जो पोल है ये मेरा, इसकी फुट को हमें क्या करना है, सेम पॉइंट पे रखना है, यहीं पे इस फुट को रखना है। पोल को अब हमने टर्न करा ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, पोल को ऐसे करके मैंने अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट टर्न कर दिया, ठीक है। अगर मैं पोल को टर्न कर दूंगा अदर साइड, तो कुछ वो इस तरीके से लेटेगा, तो ये एक दूसरी विंडो तक पहुंचता है जो कि जमीन से 4.4√15 मीटर हाई है। तो ये जहां पे पहुंचेगा, आप देखेंगे यहाँ पे जो विंडो होगी वो मेरी क्या होगी, ये 4√15 मीटर हाई है। हमसे आगे क्या कहता है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट की ये विड्थ है ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, बड़ा आसान है सर, कहेंगे आप सर ये 23 है तो ये भी 23 होगा। अब मेरे पास ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, पाइथागोरस थ्योरम से पहले ये दूरी और फिर ये दूरी, उन दोनों को ऐड कर देंगे। आप बताओ जल्दी से, 23 है, ये 3.5 है, ठीक है। 3.5 ही था या 3√5 है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये बेस कितना होगा मेरा, अंडर रूट में 23 स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर। अब ये मन मन में कैलकुलेशन करने वाली है, ये 529 होता है, ये 9 5 जो 45 होता है, इसमें घटाऊंगा 484 आएगा जो कि 22 बना देगा, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ 23 529, ये 4√15, 15 इंटू में 16 करेंगे तो मेरे पास ये आएगा 240, 529 माइनस 240 ये बनेगा 729। अगर इनका रूट निकाल दूं मैं तो ये वैल्यू आए, सॉरी
289, 289 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 17, तो ये दूरी हो गई 17, 17 प्लस 22, ये वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 39, 39 इज माई आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। पढ़ो क्वेश्चन को। देखो मेरे पास जमीन पे क्या दे रखे हैं, दो टावर दे रखे हैं। ठीक है, ये जमीन मैंने बना दी और ये दो टावर अगर मैं बना दूं, एक टावर ये है और एक टावर ये है। ठीक है, जो इनके बीच में जो रास्ता है दो टावर के बीच में, एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट की बात की जा रही है, एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन दी फुट ऑफ द टू टावर्स पी एंड क्यू। तो एक टावर को पी मान लेते हैं, मान लेते हैं। इस मिडवे से अगर मैं इस पी टावर के टॉप को देखता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो निकल के आता है मेरे पास, ये एंगल आता है 45 डिग्री का। और इस वाले टावर को अगर मैं देखता हूं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकल के आता है मेरे पास 60 डिग्री का। मुझे बताना है कि टावर पी और क्यू की हाइट कितनी होगी। उनके हाइट का रेशियो बताना है, एक्चुअली हाइट नहीं बताना। अगर ये मिडवे है तो ये वाली साइड अगर मैं 1 रेशियो मान लूं तो आप कहेंगे सर ये भी 1 रेशियो होगा। ठीक है, ये 45 डिग्री है, बेस 1:45 के केस में परपेंडिकुलर भी मेरा 1 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को देखूं, बेस 1:60 डिग्री के केस में ये √3 रेशियो हो जाएगा। तो पी और क्यू की हाइट का रेशियो कितना आएगा, ये 1 रेशियो है, ये √3 रेशियो है, 1 रेशियो। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें अगले सवाल पे। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट्स एम एंड एन एट द डिस्टेंसेस 72 मीटर एंड 128 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस ऑफ अ building in the same straight line with it are complementary, the height of the building is। ठीक है, मेरे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे एक जमीन मैंने बनाई, यहाँ पे क्या है, एक बिल्डिंग है, दो पॉइंट हैं एम और एन, वो इस बिल्डिंग के सेम साइड पे हैं, कुछ इस तरीके से कि मेरे पास जो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनता है इन दोनों पॉइंट से, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या होगा, 90 डिग्री। या फिर मैं कह सकता हूं जो बीटा है मेरे पास ये क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। तो ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे। हमें और क्या दे रखा है, हमसे कहता है जो एम पॉइंट की दूरी है फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, ये हमें 72 मीटर दे रखी है, और जो एन पॉइंट की दूरी है ये 128 मीटर दे रखी है। हमें बताना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगी। इसका डायरेक्ट ट्रिक होता है जब हमारे पास यहाँ पे ये दो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे होते हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई हाइट दे रखी है, यहाँ पे दो पॉइंट दे रखे हैं, ये अल्फा है ये बीटा है, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब 90 है। अगर ये वाली दूरी अगर ए होती है, ये वाली दूरी बी होती है, तो जो ये हाइट होती है ये होती है √AB। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर मैं वही फॉर्मूला लगा दूं तो डायरेक्टली मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, वरना आप बेसिक से भी एक बार सीख लें। डायरेक्टली अगर मैं करता तो मेरा आंसर क्या आता, 72 इंटू में 128। आप देखेंगे यहाँ पे 72 में से अगर मैं 2 को अलग कर दूं तो मेरे पास ये आएगा 36, इंटू में 2 है, 2 128 में मल्टीप्लाई कर दूं तो 256। रूट निकालूंगा, ये 6 का स्क्वायर होता है और ये 16 का स्क्वायर होता है, 6 इंटू 16 ये होता है 1096। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। ठीक, बेसिक से देखेंगे। अब मैंने मान लो ये अल्फा मान लिया, तो मेरे पास यहाँ पे इसकी हाइट को मैं मान लेता हूँ h, तो मेरे पास यहाँ पे 10 अल्फा कितना होगा, 10 अल्फा मेरा बराबर हो जाएगा यहाँ पे h अपॉन में 70। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बीटा है 10, ये बीटा एंगल किसके बराबर है, 90 माइनस अल्फा। अगेन मैं अगर 10 अल्फा को निकालता हूँ, 10 बीटा को निकालता हूँ, तो 10 90 माइनस अल्फा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा h अपॉन में 128। आपको पता है 10 90 माइनस अल्फा क्या होता है, कोट अल्फा होता है। कोट अल्फा क्या होता है, 1 अपॉन में 10 अल्फा होता है। तो ये क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा इसका। तो मैं कहूंगा यहाँ पे
H/72 का इनवर्स 72/H, ये बराबर हो जाएगा H/ में 128, और मेरे पास H स्क्वायर किसके बराबर 72 इंटू में 128, और सोल्व करके वही चीज आ जाएगी, H हो जाएगा √72 इंटू 128, और H का मान आ जाएगा मेरे पास 96। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका हट गया होगा, यहाँ पे मैंने वही सोल्व करा, H का मान आया मेरा 90। क्लियर? तो दिस वॉज इट, आई होप यू लव दिस सेशन। हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ मैंने 21 के 21 क्वेश्चन आपको ये 1.25 घंटे के लेक्चर में करा दिया है, और आपको काफी कॉन्फिडेंस भी आया होगा ये करने के बाद, और मुझे नहीं लगता आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही सवाल टीयर में पूछे जाएंगे। अगर आपने ये सेशन भी देखा है ना, तो बहुत ही रेयर चांस होगा कुछ क्वेश्चन आपके फंसे। बहुत सारे टाइप्स इसमें मिसिंग थे, जैसे वाटर वाले कंसेप्ट होता है कि जमीन में अगर पानी के अंदर कोई इमेज बन रही है, ठीक है, क्लाउड्स की, तो उसके तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। कई बार हमारे पास और भी बैलून वाले क्वेश्चंस होते हैं, एयरप्लेन वाले क्वेश्चंस होते हैं, कई बार स्पीड का रिलेशनशिप भी निकालना होता है कि शिप चल रहा है 5 मिनट के बाद देखा तो ऐसा हुआ, डिस्टेंस बताना होता है। बहुत सारे टाइप्स भी और भी होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, जो हम पूरा डिटेल में कोर्स में ही पढ़ते हैं, बट ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे आपको ऐसे दिखेंगे। और या आपने देखा कि किसी क्वेश्चन मैंने कुछ कंसेप्ट आपको बताया, और फिर कैसे फटाफट से बहुत ही कम टाइम में हम सारे के सारे क्वेश्चन करते चले गए, और आपको मजा आया होगा सेशन करने में। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, सारी क्लास की जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलती है, और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। सीजीएल 2021 टीयर 1 की अलग से प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना ही रखी है। ठीक है, आप सब्सक्रिप्शन प्लान ऑप्ट कर सकते हैं आरबीआई एप्लीकेशन पे कंप्लीट मैथ्स की प्रिपरेशन मेरे साथ करने के लिए, जिसमें सारी क्लासेस अवेलेबल होती हैं। जैसे ये प्रैक्टिस सेशंस हैं, ये भी वहाँ पे आपको ऐप पे ही मिल जाएंगे एक साथ, चैप्टर्स के नीचे ही। बाकी बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स, जिसमें बिल्कुल टाइप वाइज एक एक चीज़ें अरेंज करके मैंने करवा रखी हैं, वो आपको मिल जाएगा। कम टाइम में आप पूरी तैयारी कर पाएंगे अपनी। एंड यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर 199 रुपीज़ चैप्टर वाइज पीडीएफ कोर्स सब्सक्रिप्शन, बट दिस इज फ्री विद द मैथ्स कोर्स। कोई भी आप प्लान ले, 3 महीने वाला 699, एंड 6 मंथ्स प्लान इज 899, एंड 1 ईयर प्लान, जिसमें सारी वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जो फ्यूचर में प्रैक्टिस सेशन या जो नई वीडियो आती रहेंगी वो भी वहाँ पे ऐड होती रहेंगी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड सारी चीज़ें कराई गई हैं वहाँ पे। एंड you can also opt for other courses, English course and GK course. So that's it guys, this was my time. I hope you loved this session. Take care, have a nice day, and Jai Hind.